स्टूडेंट्स, एक बार हम फॉर्मूले रिवाइज कर लेते हैं आगे चलने से पहले। करंट इज इक्वल टू NEAVD, करंट डेंसिटी इज इक्वल टू करंट अपॉन एरिया NEVD, resistivity is equal to the m upon NE squared tau and drift velocity is equal to the minus EE by m into में tau। तो इन सारे फॉर्मूलेज को यूज़ करके हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है। अभी हम कोशिश कर रहे हैं, आपको एक चीज़ सिखाते हैं कि अगर आपको बताया जाए, पूछा जाए कि आप करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन फाइंड कीजिए या करंट डेंसिटी और रजिस्टिविटी में रिलेशन फाइंड कीजिए, तो क्या करना है। मैं एक एग्जांपल लेके आपको बताती हूँ। अगर आपसे पूछा जाए कि रजिस्टिविटी और करंट डेंसिटी में आप रिलेशन फाइंड कीजिए तो कैसे करेंगे। तो करंट डेंसिटी का फॉर्मूला ये है ना, इसको यूज़ कर लेते हैं। चलो ठीक है, तो करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है। करंट डेंसिटी इज m अपॉन NE स्क्वायर एंड टो। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हम छोटी सी चीज़ करते हैं। जो E स्क्वायर है उसको E स्क्वायर की जगह हम E इंटू E लिख देते हैं। कुछ चेंज हुआ? कोई चेंज नहीं है। साथ में क्या करते हैं, E अपॉन E, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। कोई फॉर्मूले में चेंज नहीं हुआ। लेकिन अब खुद देखिए आप कि जो हमारे पास ये m अपॉन ई टो ई है, इसको हम क्या पुट कर सकते हैं, क्या हम इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी पुट कर सकते हैं? यस। तो हमारे पास क्या आ गया, कैपिटल E तो ऊपर है ही, नीचे है स्मॉल NE, और साथ में जो बाकी टर्म है उसको हमने क्या पुट कर दिया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और NEVD क्या है, NEVD क्या है बताओ, NEVD तो करंट डेंसिटी है। तो हमारे पास रजिस्टिविटी क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन करंट डेंसिटी। यही तो क्वेश्चन था कि रजिस्टिविटी और करंट डेंसिटी में रिलेशन फाइंड कीजिए। तो अगर आपके पास ऐसा कुछ भी रिलेशन फाइंड करने के लिए आता है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ कुछ रिप्लेसमेंट्स करनी है। ठीक है, एक और चीज़, क्या हम इलेक्ट्रिक फील्ड को हम V अपॉन L यूज़ कर सकते हैं? था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस DV बाई DR, इलेक्ट्रिक फील्ड वाज इज इक्वल टू द V बाई R, तो R की जगह हमने लेंथ यूज़ कर दिया, नो प्रॉब्लम। और साथ में हमारे पास क्या चल रहा है, J। तो रेजिस्टिविटी का एक फॉर्मूला और आ गया, V अपॉन LJ, है ना। चलिए, तो हम ऐसे ही, तो हमारे पास रिलेशन, हम इन सब फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। तो ये रिलेशन है हमारे पास। रजिस्टिविटी हमने E बाई J अभी सॉल्व किया, E बाई NEVD भी है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए हम लिख सकते हैं E अपॉन NE रो। कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको रजिस्टिविटी को और VD को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। साथ में VD आ जाएगा V अपॉन NE रो L। E की जगह हम क्या यूज़ कर रहे हैं, V अपॉन L। ठीक है, और एक और चीज़, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीजेज एंड रजिस्टिविटी इंक्रीजेज। इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, ध्यान से देखिए। टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो रहा है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो कैसे डिक्रीज हो रही है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर डिक्रीज हो रही है तो रजिस्टिविटी इंक्रीज क्यों हो रही है। चलिए थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला है E टो बाय M। तो टो क्या है यहाँ पे, टो इज द रिलैक्सेशन टाइम। मतलब अगर हमारे पास एक कंडक्टर है और कंडक्टर में हमने क्या किया, एक बैटरी अप्लाई कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, एक एंड से दूसरे एंड पे जाएंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ड्रिफ्ट करना स्टार्ट करेंगे। ड्रिफ्ट करेंगे तो रास्ते में क्या होगा, बाकी इलेक्ट्रॉन के साथ उनका क्या होगा, कॉलिजन। तो दो सक्सेसिव कॉलिजन्स के बीच का जो टाइम होता है दैट इज रिलैक्सेशन टाइम। यानी कि दो कॉलिजन्स के बीच में कितना टाइम लग रहा है, एक कॉलिजन होने के बाद नेक्स्ट कॉलिजन होने में कितना टाइम लग रहा है। तो अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं तो क्या होगा, टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स की थर्मल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन्स की थर्मल एनर्जी इंक्रीज होगी तो वो रैंडमली ज़्यादा मूव करेंगे। थर्मल एनर्जी इंक्रीज होने की वजह से वो जल्दी कॉलिजन करना स्टार्ट करेंगे। यानी कि एक कॉलिजन के बाद बहुत ईजिली, मतलब बहुत फास्ट दूसरा कॉलिजन होगा, तो कॉलिजन्स ज़्यादा हो जाएंगे। कॉलिजन ज़्यादा होंगे तो जो टाइम है दो कॉलिजन्स के बीच में वो क्या हो जाएगा, कम। कॉलिजन ज़्यादा होंगे तो टाइम क्या हो जाएगा, कम। तो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो टाइम, रिलैक्सेशन टाइम क्या हो गया, डिक्रीज। और रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हुआ तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो गया,
डिक्रीज। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रेजिस्टिविटी में एक ये रिलेशन हमने अभी ऊपर लिखा हुआ है, Vd इज इक्वल टू द पोटेंशियल अपॉन NE रो L। तो अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टिविटी तो रेसिप्रोकल है ना उसका, तो रेजिस्टिविटी क्या होगा, इंक्रीज। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो हैं आपस में कनेक्टेड हैं। तो सारी चीज़ों को कनेक्ट करके आपको पढ़ना सीखना पड़ेगा। अगर आपको फिजिक्स पढ़नी है, आपको फिजिक्स अंडरस्टैंड करनी है, तो आपको थोड़ा सा लॉजिकल माइंड अपना यूज़ करना पड़ेगा। एक से दूसरी चीज़ों को कनेक्ट करना सीखना है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी की डेफिनेशंस यहाँ है, आप लोग पढ़िए। कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस एंड इट्स SI यूनिट इज मो। कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी एंड इट्स SI यूनिट ऑफ मो पर मीटर। रेजिस्टिविटी की क्या यूनिट थी, ओम मीटर ना, तो ओम मीटर का रिवर्स क्या हो गया, मो पर मीटर। और रेजिस्टेंस का यूनिट क्या था, ओम, तो कंडक्टेंस का क्या हो गया, ओम से अपोजिट मो। ठीक है, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। तो अभी हमने देखा ना कि अगर हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो रेजिस्टिविटी क्या हुई, इंक्रीज हुई। रेजिस्टिविटी इंक्रीज हुई तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में भी तो रिलेशन है। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द रेजिस्टिविटी इंटू L बाय एरिया। तो अगर रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो रही है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, वो भी इंक्रीज होगा। तो यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से कंडक्टर की रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है। अच्छा, ये हम कंडक्टर के लिए बोल रहे हैं क्योंकि जो टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करते हैं, थर्मल एनर्जी जब इंक्रीज होगी तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जितने ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा कॉलिजन होगा। तो कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं तो थर्मल एनर्जी इंक्रीज होने से वहाँ पे कॉलिजन ज़्यादा होगा, वहाँ पे रिलैक्सेशन टाइम जो है आपका वो कम होगा और वहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपका कम होगा और वहीं पर आपका रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगा। तो वहीं से जो है आपका कैपिटल R रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। तो ये कंडक्टर के लिए हम लोग लेके चल रहे हैं। ठीक है, ये सेम चीज़ हमारी कंडक्टर के अलावा जो अलॉय है उस पर अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, मतलब अलॉय पे भी अप्लाई होगा लेकिन उस रेशो में नहीं होगा, कंडक्टर में ज़्यादा होगा क्योंकि कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन क्या हमारे ज़्यादा हैं। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया हमारे पास, क्या था, रेजिस्टेंस वाज रो इंटू L बाय ए। तो रो की जगह हमने क्या यूज़ कर लिया, M बाय NE स्क्वायर टो। ठीक है, तो व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज द नंबर ऑफ कॉलिजन्स इंक्रीजेज ड्यू टू मोर इंटरनल एनर्जी एंड रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेज, देयरफॉर रेजिस्टेंस इंक्रीजेज। तो ये जो स्टेटमेंट है इसको अभी हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं। टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, तो अगर कोई कंडक्टर हम ले रहे हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे उसका रेजिस्टेंस कितना इंक्रीज होगा, वो डिपेंड करेगा कि उसका थर्मल कॉफिशिएंट कितना है, टेम्परेचर कॉफिशिएंट कितना है। तो हम क्लास 11 में टेम्परेचर कॉफिशिएंट एक चीज़ पढ़ चुके हैं। तो रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला कैसे आएगा, अल्फा इज इक्वल टू द RT माइनस R0 बाय R0 T, वेयर R0 इज द टेम्परेचर रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, RT is the resistance at T degree Celsius, alpha is the coefficient and T is the temperature difference between 0 and T। ठीक है, तो इसके लिए एक और फॉर्मूला है, आप याद कर लीजिए, अल्फा इज इक्वल टू द R2 माइनस R1 अपॉन R1 T2 माइनस R2 T1। ठीक है, ये फॉर्मूला आप याद करके रखिए। ये सारी जो सिंबल्स हैं ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप लोग देख लीजिए। और हम ना इसके लिए एक न्यूमेरिकल भी करेंगे। ठीक है।